पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? उत्तर प्रदेश के शिक्षण संस्थान ना। उसके बाद इसके पिछली क्लास में और हम लोगों ने पढ़ चुका था उत्तर प्रदेश का ज्योग्राफी ना, वन्य जीव विहार, पक्षी विहार, पर्यावरण, भूगोल, ये सारी चीज़ें हो गई थी। आज हम लोगों को बेसिक रूप से क्या पढ़ना है? उत्तर प्रदेश का इतिहास। उत्तर प्रदेश का इतिहास। अब उत्तर प्रदेश के इतिहास के पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट समझना है हिस्ट्री के बारे में। जैसे तुम लोगों ने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा होगा, हिस्ट्री की क्लास पढ़ी होगी, लेकिन एक रिवीजन के तौर पर पहले हम उसको देखते हैं कि इतिहास है क्या, उसको कितने का कैसे विभाजित किया जाता है, इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक, फिर हम लोग देखेंगे कि प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल तक उत्तर प्रदेश की इतिहास में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या पूछा जा सकता है, सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। ठीक, जैसे तुम लोग देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा है इतिहास। इतिहास है क्या? इतिहास हम किसे कहते हैं? जो घटनाएं घटित हो गई हैं और जिनका किसी न किसी रूप में साक्ष्य उपलब्ध है, उसी को हम इतिहास कहते हैं। ठीक, अगर मोटे तौर पर देखें तो हम इतिहास के अध्ययन को 3 भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं। एक होता है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। ये तुम लोगों को पता था? पता है। प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है, और इतिहास किसे कहा जाता है? प्राग ऐतिहासिक काल प्राग ऐतिहासिक काल पत्थर का युग था, पाषाण काल जिसे हम कहते हैं। किसी प्रकार का लिखित साक्ष्य नहीं था, धातुएं उपलब्ध नहीं थी, सिर्फ पाषाण युग था, उसे हम कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को भी हम 3 रूपों में बांटते हैं, जिसे कहते हैं पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये अध्ययन होता है बेसिक रूप से प्राग ऐतिहासिक काल में। ठीक, जिसमें हमें न तो लिखित रूप से कुछ प्राप्त होता है, न धातु उस समय प्रचलन में थी। उस समय सिर्फ क्या है, शिला या पत्थरों के आधार पर जो हमें जानकारी मिलती है, उसी के अध्ययन के आधार पर हम उस प्राग इतिहास का ऐतिहासिक अध्ययन करते हैं। ठीक, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जब धातुओं का प्रचलन तो हो गया था, किंतु लिखित रूप से या लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। धातुओं का अध्ययन हो चुका था, लेकिन लिपि का अध्ययन नहीं हुआ था। इस काल की जो भी हमें जानकारी प्राप्त होती है, उसे हम किसके अंतर्गत रखते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल में। ठीक, और फिर जब आगे जैसे जैसे विकास होता जाता है, वैसे वैसे ताम्र लेखों का, शिला लेखों का, कागज का जैसे जैसा आविष्कार होता जाता है, वैसे वैसे जो साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर हम इतिहास या ऐतिहासिक काल इसे कहा जाता है। ठीक, तो ये मोटे तौर पर इतिहास का 3 विभाजन है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल में पुरा पाषाण काल के बारे में पूछ लेता है कभी कभी, मध्य पाषाण काल के बारे में, नव पाषाण काल के बारे में, किस स्थान से क्या प्राप्त हुआ, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। हमें उत्तर प्रदेश के संदर्भ में विशेष रूप से देखना है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में प्राग ऐतिहासिक काल में क्या क्या चीज़ें थी, आद्य ऐतिहासिक काल में क्या क्या चीज़ें थी। आद्य ऐतिहासिक काल में मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं ताम्र पाषाणिक संस्कृति, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता भी सम्मिलित हो जाती है। उसके बारे में हम यहाँ उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में पढ़ेंगे। ठीक, और ऐतिहासिक काल में तो फिर हम जानते ही हैं कि इसमें पूरा विस्तार से पढ़ना पड़ता है। उसमें जैसे कि तुम्हारा 3 इतिहास बटा हुआ है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो उसमें भी हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में प्राचीन काल में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, मध्यकाल में क्या क्या है, और आधुनिक काल में या आधुनिक भारत में कौन कौन से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या कौन कौन सी घटनाएं हुई जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। ठीक, फिर एक और कंसेप्ट होता है, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के स्रोत, इतिहास कैसे हम जानेंगे कि इतिहास कौन सी घटना कब घटित हुई। इसके जो साक्ष्य मिलते हैं, उन्हीं साक्ष्यों को हम स्रोत कहते हैं। मतलब जिन स्रोतों से हम घटनाओं के बारे में लिखते हैं, या जो किताबों में लिखा गया है, वो किनके आधार पर लिखा गया? स्रोत के आधार पर, या इन स्रोतों के आधार पर। ठीक,
तो इन स्रोतों को मुख्य रूप से हम तीन भागों में बांटते हैं। एक होता है पुरातात्विक स्रोत, एक होता है साहित्यिक स्रोत और तीसरा होता है विदेशी यात्रियों के विवरण। इन तीन मुख्य रूप से तीन साक्ष्य हैं या स्रोत हैं जिनके आधार पर पूरा इतिहास हमारा लिखा गया है। ठीक, अब पुरातात्विक स्रोतों में क्या है? पुरातात्विक स्रोतों में मुख्य रूप से दो तीन चीजें आती हैं। जैसे पहला होता है अभिलेख। अभिलेख अभिलेख जो अभिलेखी साक्ष्य हैं उनके आधार पर इतिहास जो लिखा गया उसको हम इसके अंतर्गत रखते हैं, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत। फिर स्मारक या भवन, जो स्मारक भवन मिले हैं उनके आधार पर जब इतिहास का लेखन किया गया तो उसे भी हम पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत रखते हैं। तीसरा होता है सिक्के या मुद्राएं। मुद्रा या सिक्के जो प्राचीन काल में राजाओं महाराजाओं के सिक्के मिलते थे उनके आधार पर हम डिसीजन लेते हैं, इतिहास लिखा जाता है कि क्या उस समय रहा होगा। ठीक, तो ये मुख्य रूप से हमारे पुरातात्विक स्रोत हैं। अब इन पुरातात्विक स्रोतों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभिलेख। अभिलेख को हम दो भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं। एक होता है शिलालेख और दूसरा होता है ताम्रलेख। क्या होता है? एक होता है शिलालेख, दूसरा होता है ताम्रलेख। शिलालेख हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ताम्रलेख भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि शिलालेख और ताम्रलेख से हमारे लिए क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो हम यहाँ क्या पढ़ेंगे? ये कंसेप्ट हो गया। इस कंसेप्ट के साथ साथ हम जोड़ते जाएंगे उत्तर प्रदेश में मिलने वाले प्रमुख शिलालेख या ताम्रलेख जहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश के में कौन कौन से शिलालेख मिले, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा नहीं। वो एक किसी का नाम दे देगा और पूछ लेगा कि ये शिलालेख कहाँ प्राप्त हुआ या इस शिलालेख में किस राजा के या किस राजवंश के बारे में बताया गया है या इस शिलालेख में किस राजवंश से संबंधित बातें की गई हैं। ठीक, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें मुख्य रूप से 3-4 शिलालेख या ताम्रलेख हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से महत्व रखते हैं। जैसे एक शिलालेख का नाम है सोहगौरा ताम्रलेख। सोहगौरा ताम्रलेख। सोहगौरा ताम्रलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? सोहगौरा ताम्रलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। सोहगौरा ताम्रलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? इधर आ जाओ, अब उसको तो रखना पड़ेगा ना। सोहगौरा ताम्रलेख कहाँ से प्राप्त हुआ, ये क्वेश्चन बन जा रहा है। ये प्राप्त हुआ है गोरखपुर से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? सोहगौरा ताम्रलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? गोरखपुर से। इस ताम्रलेख में मौर्यकालीन बातों का उल्लेख किया गया है। मौर्य काल में एक अकाल पड़ा था, उस अकाल के लिए अनाजों का भंडार गृह बनाया गया था। उस भंडार गृह के बारे में किस ताम्रलेख से पता चलता है? सोहगौरा ताम्रलेख से। तो ये क्वेश्चन बन जाता है, सोहगौरा ताम्रलेख कहाँ प्राप्त हुआ और उसमें किस राजवंश के बारे में जानकारी दी गई है, कहाँ से प्राप्त हुआ। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया गोरखपुर से। ठीक, फिर उसमें किस राजवंश की जानकारी है? मौर्य वंश की। फिर अगर और क्वेश्चन टफ बनाना होगा, पूछ लेगा कि किस ताम्रलेख या शिलालेख में मौर्य वंश में 3 भंडार गृह बनाने की बात हुई है। ठीक, तो ये क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला सबसे इंपॉर्टेंट ताम्रलेख शिलालेख है हमारा प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति अगला क्या है? प्रयाग प्रशस्ति। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है, तुम लोग खूब अच्छे तरीके से इसको पढ़ चुके होगे ना। मतलब ये जो प्रयाग प्रशस्ति है वो प्रयागराज से मिला है। ये एक शिलालेख है। इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेता है। प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन था? कौन था? हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन था? हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति कहाँ से प्राप्त हुआ? प्रयागराज से, कौशाम्बी प्रयागराज से। ठीक, अब इसमें और भी क्वेश्चन है। प्रयाग प्रशस्ति की सबसे बड़ी विशेषता ये है
कि इसमें 3 राजवंशों के बारे में पता चलता है, वो भी एक प्राचीन काल, 2 प्राचीन काल और एक मध्यकाल के राजा के बारे में। वो भी क्वेश्चन बन जाता है, कौन सा ऐसा लेख है जिसमें 3 राजवंशों के बारे में पता चलता है या इतिहास की जानकारी मिलती है। तो कौन सा स्रोत है? प्रयाग प्रशस्ति। इसमें 3 राजा कौन कौन से हैं जिनके बारे में उल्लेख हुआ है? कौन कौन से राजा हैं? एक है अशोक, मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक। दूसरा है, कौन सा है दूसरा? समुद्रगुप्त, गुप्त काल के बारे में इसमें जानकारी मिलती है, समुद्र गुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा है जहांगीर, जहांगीर। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और बन जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किस ताम्रलेख के माध्यम से कहा जाता है, और किस शिलालेख से के माध्यम से कहा जाता है? या ये कह सकते हैं समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। वो किससे पता चलता है? प्रयाग प्रशस्ति से, ठीक। तो इसलिए ये हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट हो गए। एक मौर्य काल के बारे में बता रहा है, दूसरा भी मौर्य काल और गुप्त काल और मुगल काल, तीनों काल के बारे में बता रहा है। तो यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन बना देता है, ठीक है। इसके साथ साथ और भी उत्तर प्रदेश में स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। जैसे तुम्हारा अयोध्या से एक शुंगकालीन अभिलेख प्राप्त हुआ है। शुंगकालीन अभिलेख प्राप्त हुआ है कहाँ से? अयोध्या से। अयोध्या अभिलेख में ये कई बार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किस अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? किस अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो किस अभिलेख से? अयोध्या अभिलेख से। अयोध्या अभिलेख से। एक मथुरा से एक अभिलेख मिला है, उत्तर प्रदेश के मथुरा से जो अभिलेख मिला है उसमें कुषाणकालीन राजवंशों का उल्लेख है। कुषाण काल के बारे में हमें पता चलता है, ठीक। एक भीटरी स्तंभ लेख है। भीटरी स्तंभ लेख गाजीपुर में है। उससे क्या प्राप्त होता है? उसमें हमें स्कंदगुप्त के जो हूण आक्रमण हुए थे उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया कि नहीं? अभिलेख हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इससे हमें जानकारी मिलती है विभिन्न राजवंशों के बारे में, ठीक। और क्वेश्चन अब कैसे बना दे, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि सबसे ज्यादा स्तंभ लेख किसने बनवाए थे? अशोक ने बनवाए थे। अशोक कालीन इतिहास पूरा किससे लिखा गया? मौर्य कालीन इतिहास उन्हीं अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है ना। तो वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन जो हमारे उत्तर प्रदेश स्पेशल से है, वो उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए हमारे लिए ये सारे अभिलेख पता होना चाहिए कि कौन अभिलेख से क्या मिला है, ठीक। फिर अगला है स्मारक। स्मारक के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी उसको बाद में बताएंगे। प्राचीन काल के स्मारक के बारे में भी पूछ लेता है और मध्यकाल खासतौर पर पूछा जाता है। जैसे जितने भी मध्यकाल में, जैसे आगरा का ताजमहल हो गया, अकबर का इलाहाबाद का किला हो गया, कलिंजर का दुर्ग हो गया, तो कौन सा दुर्ग, कौन सा महल किसने बनवाया, इस तरह के क्वेश्चन बनने में अक्सर पूछे जाते हैं ना। तो ये हमारे लिए ये भी स्मारक वाला भी महत्वपूर्ण हो गया। मुद्राओं से उन राजवंशों के बारे में पता चलता है। बहुत सी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, उन मुद्राओं के आधार पर हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं कि इतिहास क्या रहा होगा उस समय का, ठीक। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट साक्ष्य होता है साहित्यिक स्रोत। इतिहास जानने का दूसरा स्रोत सबसे महत्वपूर्ण है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक का मतलब जब लिपि आ चुकी थी और कोई ना कोई कुछ ना कुछ लिख रहा था, उसके आधार पर जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है धार्मिक साहित्य, दूसरा लौकिक साहित्य। पहला है धार्मिक साहित्य, दूसरा है लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में भी मुख्य रूप से हम 3 धर्मों के धर्म ग्रंथों के आधार पर इतिहास के बारे में पता लगाते हैं।
जैसे 3 धर्म कौन कौन से हैं, उसमें मुख्य रूप से धार्मिक साहित्य में एक हो गया ब्राह्मण धर्म या ब्राह्मण साहित्य उसे कहते हैं, ब्राह्मण साहित्य। दूसरे को कहते हैं बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य। तीसरे को कहते हैं जैन साहित्य। इनसे हमें प्राचीन काल के इतिहास को जानने के में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है, अब सहायता मिलती है। ठीक, अब ब्राह्मण साहित्य में जैसे हम लोग पढ़ते हैं मुख्य रूप से क्या क्या, इसमें ब्राह्मण साहित्य में क्या है, वेद है। वेद कितने हैं, 4। कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन तुम लोग इतिहास में पढ़ चुके होंगे। गायत्री मंत्र किस वेद में मिला है, ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, ऋग्वेद से। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद ना। इस तरह के क्वेश्चन पढ़ चुके हो। ठीक, फिर संगीतों का स्रोत किसे कहा जाता है, सामवेद को। संगीतों का स्रोत किसे कहा जाता है, सामवेद को। यज्ञों का वर्णन किस वेद में है, यज्ञों का वर्णन किस वेद में है, यजुर्वेद में। यजुर्वेद में यज्ञों का वर्णन किस वेद में है, यजुर्वेद में। जादू टोना किस वेद में है, ये भी यजुर्वेद में है। तो इस तरह के क्वेश्चन तुम लोगों को, ये तो मान लो इंडिया की हिस्ट्री पढ़े होगे, उसमें भी पढ़े हो। ठीक, फिर ब्राह्मण साहित्य में और क्या क्या है, जैसे पुराणों की संख्या कितनी है, 18। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे क्यों पुराण क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मौर्य काल, सातवाहन काल, इस तरह के जो प्राचीन काल में हमारे यहाँ राजवंश थे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए पुराण हमारे लिए एक ऐतिहासिक स्रोत है अध्ययन के लिए। ठीक है, फिर उपनिषद कितने हैं, उपनिषद कितने हैं, उपनिषद की संख्या कितनी है, 108। उपनिषद कितने हैं, 108। वेदांग कितने हैं, वेदांगों की संख्या कितनी है, 6। वेदांगों की संख्या कितनी है, 6। और महाकाव्य कितने हैं हमारे यहाँ, 2, रामायण और महाभारत। तुम लोग ये बेसिक चीजें नहीं बता पा रहे हो, मतलब इतिहास पढ़े नहीं हो सही से ना। जब हम देखो कंसेप्ट लेके चलोगे तो फिर आसानी से चीजें समझ में आ जाती हैं। यहाँ जब पढ़ेगी शिलालेख, जो इम्पोर्टेंट है हमें यहाँ पढ़ लेना चाहिए। फिर ताम्रलेख जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ लेना चाहिए। इसी तरह जब ब्राह्मण साहित्य में हम गए तो हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए, वेद, पुराण, उपनिषद, वेदांत ना, स्मृति ग्रंथ। ये क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इनसे राजवंशों के बारे में पता चलता है, और उससे किन राजवंशों का उल्लेख हुआ है उनमें, ये हमें पता चल जाता है। ठीक, फिर दूसरा है बौद्ध साहित्य। दूसरा क्या है, बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। बौद्ध ग्रंथों को किस नाम से जाना जाता है, त्रिपिटक। किस नाम से, त्रिपिटक। अब देखो यहाँ क्वेश्चन बनते हैं हमेशा, त्रिपिटक कितने हैं, 3। कौन कौन से, पहला विनय त्रिपिटक, दूसरा है सुत्त पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक। पहला विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। अब देखो इसमें अगर और गहराई से क्वेश्चन बनाएगा तो क्या पूछ लेगा, विनय पिटक का संबंध किससे है, बौद्ध से तो है, लेकिन उसमें तीनों पिटक में अलग अलग 3 चीजें बताई गई हैं। जैसे जो सुत्त पिटक है या विनय पिटक है, जो उसमें संघ के नियमों को बताया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ बना देगा कि निम्नलिखित में से किस पिटक में संघ से संबंधित नियमों का उल्लेख किया गया है, या संघ के नियमों को किस पिटक के अंतर्गत रखा गया है। तो क्या हो गया, विनय पिटक। ठीक, दूसरा सुत्त पिटक, इसमें गौतम बुद्ध के उपदेशों को रखा गया है, गौतम बुद्ध के उपदेश रखे गए हैं। दूसरा क्वेश्चन इस तरह बना देगा, निम्नलिखित में किस पिटक में बुद्ध के उपदेशों को संकलित किया गया है, तो हो जाएगा सुत्त पिटक। ठीक, तीसरा अभिधम्म पिटक,
बौद्ध दर्शन से संबंधित जो बातें हुई हैं वो किस पिटक में है? अभिधम्म पिटक में। ये क्वेश्चन अभी पिछला कोई पेपर हुआ था उसमें शुद्ध पिटक वाला आया था, पीसीएस या समीक्षा अधिकारी में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा गया है। वनडे में भी पूछ लेता है क्वेश्चन इस तरह के कि शुद्ध पिटक का संबंध किससे है, विनय पिटक का संबंध किससे है। ठीक, तो ये तीनों हमें पता होना चाहिए। इससे क्या पता चलता है? इससे जो बौद्ध काल का इतिहास है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। फिर इसी तरह जैन साहित्य, जैन साहित्य को क्या, जिसमें मुख्य रूप से क्या है? आगम। जैन साहित्य को मुख्य रूप से क्या नाम दिया गया है? आगम। ठीक, उसके बाद उसमें कल्पसूत्र, कल्पसूत्र पूछ लेता है। कल्पसूत्र किसके द्वारा लिखा गया? कल्पसूत्र किसके द्वारा लिखा गया बताओ? भद्रबाहु, भद्रबाहु के द्वारा। फिर इसी तरह परिशिष्ट वर्मन, परिशिष्ट वर्मन किसके द्वारा लिखा गया? हेमचंद्र के द्वारा। परिशिष्ट वर्मन नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? हेमचंद्र के द्वारा। तो कहने का मतलब इन धार्मिक साहित्यों से हमें इतिहास जानने में मदद मिलती है। ठीक, फिर अगला है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में हम लोग देखते हैं बहुत सी किताबें लिखी गई हैं। उन किताबों का नाम पूछ लेता है, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? चाणक्य, कौटिल्य ना। फिर इसी तरह मेघदूत का रचयिता कौन था? मेघदूत का रचयिता कौन था? कालिदास। क्यों पूछा जा रहा है क्वेश्चन, यहाँ क्यों पढ़ाए जा रहे हैं? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो क्या बताता है हमें? मौर्य काल के इतिहास के बारे में पूरा बता देता है। ठीक, इसी तरह जो मेघदूत लिखा गया वो गुप्त काल के बारे में हमें बताता है। गुप्तकालीन जो समय की सामाजिक राजनीतिक स्थिति थी उसके बारे में हमें इससे पता चलता है, मेघदूत से। ठीक, फिर हर्षचरित, हर्षचरितम किसने लिखा था? हर्षचरितम किसने लिखा था? बाणभट्ट ने। हर्षचरितम का लेखक कौन था? बाणभट्ट। फिर रजत रंगड़ी, रजत रंगड़ी का लेखक कौन था? कल्हड़। फिर इसी तरह तारीखे फिरोज शाही, तारीखे फिरोज शाही किसने लिखी थी? तारीखे फिरोज शाही किसने लिखी थी? बर्नी ने। तो कहने का मतलब ये है कि इन किताबों का नाम हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इससे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी खूब जाते हैं। तुम लोग इतिहास में ये चीज़ें पढ़ी होनी चाहिए थी। ये सारी चीज़ें पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो। ये सारी चीज़ें, ये किताबें हैं जैसे बताया कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेघदूत के रचयिता कौन है, हर्षचरितम किसने लिखा, या महाभाष्य किसने लिखा? महाभाष्य पतंजलि ने। महाभाष्य किसने लिखा? पतंजलि ने। अष्टाध्यायी किसने लिखा? पाणिनि ने। पाणिनि का अष्टाध्यायी ना। आईने अकबरी, अकबरनामा किसने लिखा? अबू फजल ने। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। तुम लोग पेपर देखे होंगे, यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इतिहास का ये बेसिक चीज है। अगर बेसिक नहीं पढ़े रहोगे तो फिर उत्तर प्रदेश का इतिहास कैसे समझ में आएगा, अगर तुम्हें इतिहास का कंसेप्ट ही नहीं क्लियर है। ठीक, तो इतिहास पढ़ना बहुत से लोग रट लेंगे क्वेश्चन, लेकिन अगर थोड़ा सा समझ के पढ़ोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में जितने भी किताबें लिखी गई या पुस्तकें लिखी गई उस समय कुछ ना कुछ ऐतिहासिक महत्व रख रही होंगी, उस समय के राजकाज के बारे में बताती रही होंगी, उस समय का सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के बारे में बता रही होंगी, इसलिए उनका अध्ययन इतिहास में किया जाता है। फिर अगला है विदेशी यात्रियों के विवरण। इतिहास जानने के जो अगला स्रोत है हमारा वो कौन सा है? विदेशी यात्रियों के विवरण। अब विदेशी यात्रियों के विवरण में हम लोग देखते हैं कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक बहुत से विदेशी यात्री भारत में आए और उन यात्रियों के माध्यम से हमें उस समय के इतिहास के बारे में पता चलता है। जैसे तुम लोग पढ़े हो कि मेगास्थनीज, मेगास्थनीज का नाम सुने हो? किसके काल में आया था? किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। मेगास्थनीज भारत किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में।
तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन गया। फिर एक यात्री का नाम चीनी यात्री आया था फाहियान। फाहियान किसके काल में आया था? फाहियान किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। फाहियान किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। फिर इसी तरह एक विदेशी यात्री का नाम है वेनसांग। वेनसांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के। वेनसांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के। अलबरूनी, अलबरूनी आया था महमूद गजनवी के साथ। फिर इसी तरह तुम्हारा इब्ने बतूता। इब्ने बतूता कहाँ का निवासी था? मोरक्को का। किसके दरबार में आया था? मोरक्को का। तुगलक काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था इब्न बतूता। ये मार्को पोर्लो, मार्को पोर्लो कहाँ का यात्री था? इटली का। इसी तरह कहने का मतलब ये है कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी पूछ लेगा फाहियान किसके काल में आया था, पता चलेगा तुम लोग गलत करके चले आओगे। मेगास्थनीज किसके काल में आया था, पूछ लेगा, गलत करके चले आओगे। वेनसांग किसके राज दरबार में आया था? हर्षवर्धन के। अभी पढ़ाता जा रहा हूँ फिर भी तुम लोग भूले जा रहे हो। तो कहने का मतलब तुम लोग इतिहास तो पढ़े होगे। इतिहास का ये बेसिक कंसेप्ट है, अगर यही नहीं पढ़े हो तो फिर क्या कर पाओगे क्वेश्चन। और अक्सर देखा जाता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनाता भी है, बनाता है नहीं बनाता इस तरह के क्वेश्चन। फाहियान किसके काल में आया था? मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी ना। तो ये वनडे में पूछे जाते हैं, इसलिए हमें ये सब पता होना चाहिए। तो ये हो गया बेसिक मुख्य रूप से इतिहास जानने के स्रोत। कोई डाउट है इसमें? ये क्लियर हुआ क्या है? अब हमें इसमें उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा पता ही चल गया, ताम्रलेख के बारे में पता चल गया। अब देखो अभी जब हम आगे बढ़ेंगे वेद पुराण और जो उसमें पढ़े उसमें भी हमें प्राचीन काल के बारे में इतिहास मिलता है। रामायण महाभारत पूरा, और रामायण पूरे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ही है, राम राज्य के बारे में है, पूरा उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। फिर इसी तरह तुम लोग देखोगे लौकिक साहित्य में जितने भी अर्थशास्त्र जितनी भी किताबें लिखी गई उसमें उस समय राजवंश उत्तर प्रदेश में भी रहे होंगे, उनके बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक। और जो इन यात्रियों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं जैसे बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, बौद्ध धर्म का उत्थान यूपी में सबसे ज़्यादा हुआ, बौद्ध धर्म के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इन्हीं स्रोतों के आधार पर हम लोग डिसाइड करेंगे कि बुद्ध काल का इतिहास उत्तर प्रदेश से क्या रिलेशन है। ठीक। या जैन धर्म का इतिहास उत्तर प्रदेश से क्या संबंध रखता है। ठीक। तो जब तक हम बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे या बेसिक चीज़ें हम नहीं जानेंगे तब तक फिर हमें उत्तर प्रदेश का इतिहास समझना मुश्किल हो जाता है। यहाँ समझने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत सोचते होगे, लेकिन सारी चीज़ें रटी नहीं जा सकती, इसलिए कुछ ना कुछ समझ भी होनी चाहिए। अगर समझ गए एक बार तो फिर बार बार उसको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक। तो ये हो गया मुख्य रूप से इतिहास जानने के स्रोत। ठीक। अब हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में इसी को लेकर पढ़ेंगे कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश का इतिहास इन कालों में विभाजित है और इन पूरे उत्तर प्रदेश को किस तरह से हम डिवाइड करके आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था ये प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो अब इसमें हम लोग जाने कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इनमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं या क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक। तो प्राग ऐतिहासिक में हम लोग देखते हैं, जैसे पहले बताया कि जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसमें मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। अब इतिहास में जब पढ़ोगे तो इसको बहुत ज़्यादा विस्तार से पढ़ना है ना, उसकी पूरी एक पेपर ही हो जाता है इसका। लेकिन हमें यहाँ सिर्फ क्या पढ़ना है, उत्तर प्रदेश के फैक्ट पढ़ने हैं कि उत्तर प्रदेश में इनमें से क्या कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक। तो जैसे इसमें 2-3 क्वेश्चन है। जो पूरा पाषाण का सबसे प्राचीन काल है। ठीक।
सबसे प्राचीन काल के बारे में भी उत्तर प्रदेश से जानकारी प्राप्त होती है। तो वहां क्वेश्चन बना देता है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान से पूरा पाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त होते हैं? उत्तर प्रदेश के किस स्थान से पूरा पाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त होते हैं? इसमें एक है बेलन घाटी, दूसरा है सिंगरौली। बेलन उत्तर प्रदेश से हम पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट हो गया? बेलन घाटी, और दूसरा है सिंगरौली। बेलन घाटी कहाँ है? प्रयागराज मिर्जापुर के बीच में है, और जो सिंगरौली है वो चकिया चंदौली में है। ठीक, तो ये दो इंपॉर्टेंट साक्ष्य हैं जो हमारे पूरा पाषाण काल से संबंधित है उत्तर प्रदेश के लिए। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि पूरा पाषाण काल के ये बेलन घाटी या किस जिले में प्राप्त होती है, या इस तरह पूछ लिया पूरा पाषाण काल के साक्ष्य किन जगहों से प्राप्त हुए उत्तर प्रदेश में। ठीक, बेलन घाटी और सिंगरौली से। फिर इसमें एक चीज और पूछ लेता है, कभी कभी एक क्वेश्चन बनता है, अस्थि निर्मित मूर्ति, अस्थि निर्मित मूर्ति या अस्थि निर्मित मात्र देवी की मूर्ति किस जगह से प्राप्त हुई है? किस स्थान से, उत्तर प्रदेश के किस स्थान से अस्थि निर्मित मात्र देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है? कहाँ से प्राप्त हुई है? लोहदा नाला, लोहदा नाला, लोहदा नाला, ये भी इन्हीं क्षेत्रों से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए, यहीं से अस्थि की निर्मित मूर्ति प्राप्त हुई, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर एक क्वेश्चन बनता है, किस नवपाषाणी पुरा स्थल से, किस नवपाषाणी पुरा स्थल से धान की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणी पुरा स्थल से धान की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? उसका आंसर क्या हो जाएगा? ओल्ड ढिहुआ, ओल्ड ढिहुआ। धान की खेती के साथ सबसे पहले कहां प्राप्त हुए? ओल्ड ढिहुआ से। तो ये हमारा प्राचीन काल से इस तरह के क्वेश्चन बना देता है कभी। ओल्ड ढिहुआ, ओल्ड ढिहुआ से नवपाषाणी, सबसे पहले नवपाषाण काल में जो धान या धान की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कहां से प्राप्त हुए? ओल्ड ढिहुआ से। अब देखो, अब हम लोग आते हैं ये वाले में, आज ऐतिहासिक काल। ये उत्तर प्रदेश के लिए इसी 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं यहाँ पे कुछ आएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का अब आज ऐतिहासिक काल। आज ऐतिहासिक काल में बताया क्या होता है, जिसमें ताम्र धातुओं का आविष्कार हो जाता है, किंतु लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था या उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, उसमें हम लोग देखते हैं ताम्र पाषाणिक संस्कृति या सैंधव घाटी सभ्यता। ठीक, मुख्य रूप से इसमें क्या देखा जाता है? सैंधव घाटी सभ्यता। सैंधव घाटी सभ्यता से हमारे यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक सभ्यता के या संस्कृति के जो अवशेष मिले हैं वो मुख्य रूप से कहाँ से मिले? मेरठ, सहारनपुर आदि जिलों से। ठीक, तो उसमें जो सैंधव घाटी सभ्यता से क्वेश्चन बनाएगा, सैंधव घाटी सभ्यता से बहुत से क्वेश्चन बने हैं, बहुत से तुम लोग पढ़े हुए भारत के इतिहास में। अब हमें उसमें मुख्य रूप से पढ़ना है कि उत्तर प्रदेश में क्या सैंधव घाटी सभ्यता का महत्व था, या सैंधव घाटी का कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में मिला है। ठीक, देखो सैंधव घाटी सभ्यता को हम लोग देखते हैं कि उसका जो क्षेत्र का विस्तार था, उसमें तुम इतिहास में पढ़ चुके होगे। सैंधव घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा था? सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा था? सैंधव घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा था? मांडा। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा था? मांडा। सैंधव घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी क्षेत्र कौन सा था? दायमाबाद। दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसी तरह सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन सा था और सबसे दक्षिणी क्षेत्र कौन सा था? सबसे दक्षिणी क्षेत्र हम लोग देखते हैं सुतका केंडोर। सुतका गेंडोर। और अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आया वो ये आया कि
सैंधव घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन सा था? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, इसलिए ये उत्तर प्रदेश के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब सबसे उत्तरी क्षेत्र पता है हमें कहाँ है? मांडा। सबसे दक्षिणी क्षेत्र कौन सा है? दायमाबाद। सबसे पश्चिमी क्षेत्र कौन सा है? सूतका गेंडोर। और सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन सा है? आलमगीर। ठीक, तो ये हमारे लिए आद्य ऐतिहासिक काल से महत्वपूर्ण हो गया। ये क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, या जैसे और कभी कभी इस तरह पूछ लेता है कि कौन सा उत्तर प्रदेश सैंधव घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का ये स्थल कहाँ से प्राप्त हुआ। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर हम लोग आते हैं ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल में हम लोग देखते हैं कि इतिहास को हम 3 भागों में बांट के देखते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल में हम लोग देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे हम लोग ने पढ़ा कि बौद्ध काल या जैन धर्म, वो हमें उस काल के बारे में बताते हैं। ठीक, तो वहीं से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि महाजनपद काल, महाजनपद कितने थे? महाजनपद कितने थे? 16। ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? इसके साक्ष्य किस ग्रंथ से प्राप्त होते हैं? बौद्ध साहित्य के किस ग्रंथ से हमें पता चलता है कि प्राचीन काल में भारत में 16 महाजनपद थे? किस साक्ष्य से प्राप्त होते हैं? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय कौन सा साक्ष्य है? अंगुत्तर निकाय से हमें प्राप्त होता है कि उस समय उत्तर भारत में 16 महाजनपद थे। अब बारी आई हमारे उत्तर प्रदेश की। 16 तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन अब हमें पूछेगा क्वेश्चन, अगर उत्तर प्रदेश से पूछेगा कि 16 महाजनपदों में उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपदों में उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? तो उसका आंसर होगा 8। उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद? 8। अब ये 8 हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गए। इन 8 की क्या पूछ लेता है कभी कभी, किसी एक जनपद का नाम ले दिया और पूछ लिया इस महाजनपद की राजधानी कौन सी थी ना। तो ये हमें 8 पता होना चाहिए। 8 में कौन सा था? पहला है पांचाल। पहला है पांचाल। इसकी राजधानी क्या थी? अहिच्छित्र या कंपिल। ठीक, अहिच्छित्र क्या राजधानी थी? अहिच्छित्र। तो हमें ये पता होना चाहिए 8 महाजनपद के नाम और उनकी राजधानियां। अहिच्छित्र या काम्पिल भी कहा जाता है इसे। ये कहाँ पर था? क्षेत्र बरेली क्षेत्र को ही काम्पिल के नाम, अहिच्छित्र के नाम से जाना जाता था, और उसकी राजधानी थी काम्पिल। ठीक, काम्पिल। दूसरा है कुरु। कुरु कुरु ये कहाँ था? मेरठ के क्षेत्र में था। इसकी राजधानी क्या थी? कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। तीसरा है वत्स। वत्स वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि सब उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अगला है सूरसेन। सूरसेन इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा। सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। फिर अगला है कोसल। कोसल की राजधानी क्या थी? कोसल की राजधानी साकेत या अयोध्या। साकेत या अयोध्या, कोसल। अगला है मल्ल। मल्ल की राजधानी क्या थी? कुशीनगर। मल्ल की राजधानी कुशीनगर। फिर अगला है काशी। काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। लिखते चले जाओ इसको।
आठों को लिख लो। काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। अगला राज्य था चेदी, चेदी गणतंत्र। चेदी की राजधानी क्या थी? सुक्तिमती। चेदी की राजधानी क्या थी? सुक्तिमती। सुक्तिमती हो गए आठों। कौन कौन से? पांचाल, पांचाल की राजधानी क्या हो गई? कंपिल्याही क्षेत्र। कुरु, दूसरा कुरु, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। वत्स, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। अगला सूरसेन, सूरसेन की राजधानी मथुरा। कौशल, कौशल की राजधानी साकेत। मल्ल की राजधानी कुशीनगर। काशी की राजधानी वाराणसी और चेदी की सुक्तिमती। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज और है, उत्तर प्रदेश में ये तो हो गए तुम्हारे 16 महाजनपद, ठीक। 16 महाजनपद में ये 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में हो गए। 8 में से 7 राजतंत्र थे, एक उसमें गणतंत्र था। एक गणतंत्र कौन था? मल्ल। जो मल्ल राज्य था वो क्या था? गणतंत्र था। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित 8 महाजनपदों में उत्तर प्रदेश के 8 महाजनपदों में कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। फिर और हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं ना। जैन और बौद्ध धर्म से क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का सबसे ज्यादा विकास उस समय के प्राचीन उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। जैसे हम लोग पढ़ते हैं महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? वैशाली में हुआ था, पुण्यग्राम वैशाली में ना। लेकिन महावीर स्वामी के अलावा कुछ जो जैन धर्म के ऋषि मुनि थे उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसलिए वहां से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस ऋषि का जन्म किस जिले में हुआ था या किस शहर में हुआ था। पीसीएस में तो कई बार पूछा जा चुका है, हो सकता है वनडे में कभी पूछ ले। जैसे जिनमें और इसके साथ साथ जैसे तुम लोग देखोगे कि जैन धर्म का जो सबसे बड़ा केंद्र था महावीर स्वामी के समय वो था मथुरा ना। मथुरा जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था उस समय, तो इसलिए ये भी उत्तर प्रदेश में है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो गया। लेकिन उसमें जो 4 महर्षि हुए, उनके जो 4 ऋषि मुनि हुए जैन धर्म के, उनके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। उनके जन्म स्थान के बारे में पूछा जाता है कि निम्नलिखित ऋषि किस ऋषि का जन्म किस जगह हुआ था। ठीक, तो वो चारों जान लो। जैसे सबसे पहले है ऋषभदेव। ऋषभदेव का जन्म कहाँ हुआ था या ऋषभदेव का संबंध कहाँ से था? ऋषभदेव किससे संबंधित है? ये जैन धर्म से। और इनका संबंध किस शहर से था? अयोध्या से। अयोध्या, ऋषभदेव अयोध्या। अगले हैं संभवनाथ। संभवनाथ, इनका संबंध कहाँ से है? श्रावस्ती से। संभवनाथ का संबंध कहाँ से है? श्रावस्ती। श्रावस्ती भी उत्तर प्रदेश में है, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया। फिर पद्म प्रभु, इनका संबंध कहाँ से था? कौशाम्बी से। पद्म प्रभु, इनका संबंध कहाँ से था? कौशाम्बी से। अगले हैं सुपार्श्वनाथ, इनका संबंध कहाँ से था? वाराणसी से। इनका संबंध कहाँ से था? वाराणसी से। तो इस तरह के क्वेश्चन भी कभी कभी दे देता है, मिलान करने के लिए दे देता है। पीसीएस में मिलान करने वाला दे दिया था, तो वनडे में हो सकता है सिर्फ इतना ही पूछ ले, ऋषभदेव का संबंध किससे है ना। फिर बौद्ध धर्म के बारे में जो फैक्ट उत्तर प्रदेश में इंपॉर्टेंट है, जैसे हम लोग देखते हैं गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। लेकिन जो इनका सबसे ज्यादा प्रचार हुआ था इस धर्म का, वो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड था, इसलिए यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे तुम लोग देखोगे
गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, बनारस के पास। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन उसमें हो जाएगा, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन और कई तरीके से पूछ लेता है, जैसे जो उपदेश तो पहला सारनाथ हो गया, उसी को क्या कहा जाता है? धम्म चक्र प्रवर्तन। पढ़े हो ना? धम्म चक्र प्रवर्तन किसे किसे माना जाता है? धम्म चक्र प्रवर्तन उपदेश जब शुरू किया तब से माना जाता है, उसी को कहा जाता है धम्म चक्र प्रवर्तन। ठीक, फिर अगला महापरिनिर्वाण का मतलब उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। ठीक, अब एक क्वेश्चन और बन जाता है, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? गौतम बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। श्रावस्ती किसकी राजधानी थी उस समय? कोसल की। कोसल की राजधानी, अभी हम 16 महाजनपद पढ़े, 16 महाजनपद में कोसल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक बार उपदेश कहाँ दिया? श्रावस्ती में। इसलिए माना जाता है बौद्ध धर्म का पालना किसे कहा जाता है? बौद्ध धर्म का पालना किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहीं पर उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन किया, यहीं पर उनका महापरिनिर्वाण हुआ, यहीं पर उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए, तो इसलिए माना जाता है उत्तर प्रदेश बौद्ध धर्म का पालना है। ठीक है, अब इनमें तुम लोग बौद्ध जैन धर्म पढ़ोगे तो उसमें पढ़ते हो कि जैन संगीतियाँ, बौद्ध संगीतियाँ, ये इतिहास का पार्ट हो गया। जैसे 2 जैन संगीतियाँ हुई, दोनों कहाँ हुई? प्रथम और द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। ठीक, तो ये थोड़ा सा मिक्स करके पढ़ते रहो, इंडिया के इतिहास से भी और यूपी के इतिहास से भी। फिर बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वैशाली में। तो तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। और चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कुंडलवन में। तो कुल मिला के कितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई थी? 4। ठीक, अब ये जैन और बौद्ध धर्म के आगे हम लोग बढ़ते हैं तो मौर्य काल आता है, फिर उसके बाद प्राचीन काल के धीरे धीरे जब पढ़ते हो राजवंश आते जाते हैं, शुंग काल आता है, कुषाण आते हैं, गुप्त आते हैं ना, हर्षवर्धन आता है। तो कहने का मतलब कि इसके बारे में भी हमें उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं या क्वेश्चन पूछे गए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? प्राचीन काल में हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किस शहर को बनाया था? हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज। प्राचीन काल में किस नगर को महोदया या महोदया श्री के नाम से जाना जाता था, या महोदय नगर के नाम से जाना जाता था? कौन सा शहर था? कन्नौज। किस महोदया श्री या महोदय नगर के नाम से किसे जाना जाता था? कन्नौज को। किस शहर में कब्जा करने के लिए 3 राजवंशों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? कन्नौज ना। कौन कौन से राजवंश थे जो 3 त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके बीच हुआ था? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इन्होंने तीनों राजाओं के मध्य युद्ध हुआ था। किसको प्राप्त करने के लिए? कन्नौज को प्राप्त करने के लिए। तो कन्नौज अपने उत्तर प्रदेश में है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक, फिर कुषाणों की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? प्राचीन काल में कुषाणों की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? मथुरा। कहाँ थी? मथुरा में। फिर प्राचीन काल और क्वेश्चन देखोगे तो चंदेल वंश भी आता है। चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी?
नन्नुक ने ना, इसे चंदेलों की राजधानी किसे कहा जाता है? महोबा और कालिंजर, ये मुख्य उनके प्रशासन के क्षेत्र थे। ठीक, तो चंदेलों से आ जाता है क्वेश्चन। चंदेल राजवंश जब हम पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में तो चंदेल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। खजुराहो के मंदिर भी हमेशा अक्सर पूछा जाता है किस वंश के राजाओं ने बनवाया ना, तो खजुराहो ये चंदेलों की राजधानी क्या थी? महोबा। ठीक, फिर मध्यकाल में जब हम जाते हैं तो उसमें देखते हैं जौनपुर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। फिर आगरा की स्थापना किसने की थी? आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। कब की थी? 1506 में। आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। जौनपुर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। उसमें एक क्वेश्चन और बन जाता है, जौनपुर की स्थापना किसके याद में की गई थी? जौनपुर की स्थापना किसके याद में की गई थी? उसमें मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना। दो क्वेश्चन बनते हैं इससे। एक क्वेश्चन क्या कि जौनपुर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। जब किसके लिए की थी या किसकी यादों के लिए की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से। फिर जौनपुर की अटाला मस्जिद की स्थापना या निर्माण किसने कराया था? जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? इब्राहिम शाह सरकी ने। वहाँ सरकी वंश था जौनपुर में। ये जौनपुर में एक सरकी वंश था, वो अलग से विस्तार से पढ़ोगे तो उसमें देखोगे जो ये जौनपुर है वहाँ पर एक राजवंश था जिसका नाम था सरकी राजवंश। तो कभी कभी इस तरह भी पूछ लेता है जौनपुर में किस राजवंश ने शासन किया? सरकी राजवंश। ठीक है, तो जौनपुर की जो अटाला मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया? इब्राहिम शाह सरकी ने। फिर एक क्वेश्चन यहीं से और बन जाता है, सिराजे हिंद किसे कहा जाता है? सिराजे हिंद किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है? जौनपुर को ही सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है। फिर हम लोग देखते हैं मुगल कालीन स्थापत्य कला के बारे में पूछता है क्वेश्चन। मुगल कालीन स्थापत्य कला अधिकांश उत्तर प्रदेश में है। शासन तो वो करते थे दिल्ली में, लेकिन कुछ दिन उन्होंने अपनी राजधानी आगरा को भी बनाए रखा था, इसलिए उनके जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो यूपी में भी हैं, इसलिए वो महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे उसमें क्या पूछेगा, आगरा के किले का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने। लिखते जाओ, थोड़ा थोड़ा नोट करते जाओ, ऐसे कहानी नहीं सुनोगे, यहाँ से बाहर निकलोगे सब भूल जाएगा। आगरे के किला का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने कराया था। इलाहाबाद के किले का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने। इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद किसने रखा था? अकबर ने। पहले उसका नाम था प्रयाग, उसीलिए तो नाम बदल के हो गया प्रयागराज ना। इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद किसने रखा था? अकबर ने। किसके आधार पर रखा था? अपने दीन इलाही धर्म के नाम के आधार पर। ठीक है, फिर अगला है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। ठीक है, फिर उसके बाद पंचमहल, खास महल, बीरबल महल, ये सब चीजें कहाँ? ये सब उत्तर प्रदेश में है। इसका निर्माण किसने कराया था? अकबर ने। ठीक, फिर अगला है एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनाया था? नूरजहां ने। कहाँ पर है? आगरा में। कहाँ पर है? आगरा में। फिर इस तरह ताजमहल, मोती मस्जिद, इसका निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। कहाँ पे है? आगरा में है। तो कहने का मतलब ये जितने भी ऐतिहासिक इमारत है ये भी उत्तर प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत ही आता है, तो इसको तुम्हें
पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसमें जब हम मुगल काल पढ़ते हैं या मध्यकाल पढ़ते हैं तो उसमें तुम लोग पढ़े होगे अकबर के नवरत्न ना। नवरत्न में से कितने नवरत्न उत्तर प्रदेश से संबंधित थे? उसमें नवरत्नों में से उत्तर प्रदेश के अकबर के नवरत्नों में से कितने नवरत्न उत्तर प्रदेश से संबंधित थे? 2। कौन कौन से? एक था बीरबल, एक थे टोडरमल। एक थे बीरबल, दूसरे थे टोडरमल। अब बीरबल, अब यहाँ से देखो तुम लोग पढ़ते होंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थान ना, स्थान वाले क्वेश्चन में ये समाहित हो जाएगा। जैसे जैसे पूछ लेगा कि अकबर के नवरत्न, जो नवरत्न थे उसमें 2 नवरत्न कौन कौन से थे, क्वेश्चन तो ये बन गया। दूसरा डायरेक्ट पूछ लेगा बीरबल का संबंध कहाँ से था? बीरबल का संबंध कहाँ से था? कहाँ से था? कालपी से। बीरबल का संबंध कहाँ से था? कालपी से। और टोडरमल का संबंध कहाँ से था? सीतापुर से। टोडरमल का संबंध कहाँ से था? सीतापुर से। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया उत्तर प्रदेश के लिए। ठीक, अब फिर तुम लोग पढ़ोगे क्षेत्रीय राजवंश। जैसे मुगल काल पढ़े, सल्तनत काल पढ़े, उसी तरह क्षेत्रीय राजवंश भी पढ़ते हो। क्षेत्रीय राजवंश में उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण राजवंश था अवध का राजवंश। अवध का राजवंश। ठीक, जो अवध की स्थापना की गई थी, अवध की नवाबी, जहाँ नवाब के नाम से जानते हैं ना, अवध को नवाबों का शहर माना जाता है या नवाब, उसे नवाब कहा जाता है। तो अवध की जो नवाब थे ये अपने उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्रीय राजतंत्र था। ठीक, जैसे अवध के नवाब हो गए, जौनपुर के सरकी राजवंश हो गया। तो यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। ऐसे पूछ लेगा कि अवध का प्रथम नवाब कौन था? कौन था? अवध का प्रथम नवाब कौन था? सादत खां। सादत खां, या इसे किस नाम से जाना जाता है? बुरहानुल मुल्क के नाम से। अवध के प्रथम नवाब को सादत खां अथवा बुरहानुल मुल्क के नाम से जाना जाता है, जिसने अवध की स्थापना की थी, अवध राजवंश की स्थापना की थी। फिर हम लोग देखते हैं कि आगे बढ़ते हैं, जब आधुनिक काल में प्रवेश करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है भारत में, और तुम लोग देखते हो कि प्लासी का युद्ध हो जाता है। फिर उसके बाद बक्सर का युद्ध हो जाता है ना। उसके बाद एक महत्वपूर्ण उसमें स्टेप आता है इलाहाबाद की संधि ना। तो वो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। जैसे प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। बक्सर के युद्ध के बाद ही एक संधि हुई थी जिसे कहा जाता है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1765 में। ठीक है, तो ये आधुनिक काल में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। फिर जो तुम्हारा अवध का राजवंश था उसने कुछ निर्माण कराया था। जैसे बहू बेगम का मकबरा। बहू बेगम का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? फैजाबाद। बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? फैजाबाद में। फिर लखनऊ में इमामबाड़े का निर्माण किसने करवाया था? लखनऊ में इमामबाड़े का निर्माण किसने करवाया था? आसफुद्दौला ने। किसने करवाया था? आसफुद्दौला ने। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। लखनऊ के इमामबाड़े का निर्माण किसने करवाया था? आसफुद्दौला ने। ठीक है, हाँ, एक क्वेश्चन अवध नवाबों से और बन जाता है, अवध प्रशासन वहां से। अवध में किस शासक ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी? अवध के किस शासक ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ की थी? यही आसफुद्दौला ने की। ठीक है, फैजाबाद से लखनऊ किसने की थी? आसफुद्दौला ने। अवध का अंतिम नवाब कौन था?
अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। फिर हम लोग देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट दौर शुरू होता है जो हमारे आधुनिक भारत का, उसमें हम लोग देखते हैं 1857 की क्रांति। भारत के संदर्भ में हम लोग पढ़ चुके 1857 की क्रांति के क्या कारण थे, क्या परिणाम हुए, कौन कौन से उसका किस किसने नेतृत्व किया ना। तो अब यहाँ हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखनी है कि 1857 की क्रांति में उत्तर प्रदेश में किस शहर का नेतृत्व किसने किया था। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, किस शहर का नेतृत्व किसने किया। ठीक, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि 1857 की क्रांति की शुरुआत ही कहाँ से हुई थी? मेरठ से। मेरठ से तो हुई थी 1857 की क्रांति की शुरुआत, नहीं हुई थी? हुई थी। उसमें कब हुई थी? 10 मई 1857 को हुई थी। इतिहास भूल गए हो क्या तुम लोग? पढ़े नहीं हो? इस तरह भूलोगे? ये तो एकदम कॉमन चीजें हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को कहाँ से हुई थी? मेरठ से। ठीक, फिर उसमें क्वेश्चन क्या बनेगा? किस शहर में, उत्तर प्रदेश के किस शहर का नेतृत्व किसने किया था 1857 की क्रांति में? तो ये हमें याद रखने की जरूरत है। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है, फिर अब जो सबसे पहले तुम लोग देखे होंगे कि बैरकपुर में मंगल पांडे ने अंग्रेजों के प्रति विद्रोह किया था। मंगल पांडे ने पूछा था, मंगल पांडे कहाँ के थे? बलिया के। मंगल पांडे कहाँ के निवासी थे? बलिया के। उत्तर प्रदेश के हो गए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो जो 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण जो नेतृत्वकर्ता थे उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे जब 1857 की क्रांति भड़की, उसमें कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने। किसने किया था? नाना साहब ने। इनका साथ किसने दिया था? तात्या टोपे ने ना। नाना साहब ने कानपुर का नेतृत्व किया था। इसी तरह लखनऊ 1857 की क्रांति में लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल ने। यहीं से क्वेश्चन और निकल के आ जाता है, 1857 की क्रांति के समय बेगम हजरत महल ने अपने किस पुत्र को अवध का नवाब घोषित किया था? 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल ने अवध का नवाब किसे घोषित किया था? उसका नाम है बिरजिस कादिर। बिरजिस कादिर को। बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित किया गया था 1857 की क्रांति के समय। ठीक, फिर अगला है झांसी। झांसी में किसने किया था नेतृत्व? इसको तो कोई बताने की जरूरत ही नहीं है। लक्ष्मीबाई ने, महारानी लक्ष्मीबाई ने किया था। ठीक है, लेकिन जो नहीं जानते हमें वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, फिर उसके बाद इलाहाबाद हो गया। इलाहाबाद ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। इलाहाबाद में किसने किया था? लियाकत अली खान। लियाकत अली खान ने। लियाकत अली खान ने। ठीक है, इलाहाबाद में 1857 की क्रांति में इलाहाबाद के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लियाकत अली खान ने। ठीक है, फिर फैजाबाद में किसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ था? मौलवी अहमदुल्ला। 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 मौलवी
अहमदुल्ला, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों कितने इंपॉर्टेंट है। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला ने। फिर अगला बरेली, बरेली में विद्रोह 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बरेली में 1857 की क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान ने। खान बहादुर खान ने बरेली में 1857 की क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान ने। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट हो गए हमारे लिए 1857 की क्रांति में किस शहर में किस क्रांति का नेतृत्व किसने किया। ठीक, यहाँ से वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तुम लोग जाके देखोगे। फिर यहीं से जैसे हम लोगों ने देखा था तात्या टोपे, तात्या टोपे किसके सहयोगी थे? नाना साहब के। नाना साहब कहाँ का नेतृत्व कर रहे थे? कानपुर का। नाना और ये जो तात्या टोपे थे वो कालपी में नेतृत्व कर रहे थे। कानपुर से कालपी लगा हुआ है, तो कालपी में ये नेतृत्व कर रहे थे। यहाँ से क्वेश्चन और पूछ लेता है कभी कभी, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक, ये 1857 की क्रांति हो गई। 1857 क्रांति के बाद तुम लोग देखते हो कि 1858 में, पहले 1857 में जैसे लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल से हटाकर उसे पहला वायसराय बना दिया जाता है। कैनिंग के नेतृत्व में जब ब्रिटिश सरकार को ये लगता है कि अब भारतीय विद्रोह करने लगे हैं, हमारी सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे, तो वो एक नई चाल चलते हैं और शासन को कंपनी के अधीन के बदले सीधे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन ले आते हैं ना। महारानी विक्टोरिया का एक घोषणा पत्र जारी होता है जिसे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। 1858 में वो कहाँ पर विक्टोरिया घोषणा पत्र 1858 में किस शहर में घोषित किया गया था या पढ़ा गया था? 1857 के क्रांति के बाद 1858 में विक्टोरिया घोषणा पत्र उत्तर प्रदेश के किस शहर में पढ़ा गया था? इलाहाबाद या प्रयागराज में। किसने पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक, तो ये 1858 हो गया। फिर हम लोग देखते हैं आगे चलते हैं, जब और इतिहास पढ़ते हैं आगे तो हम लोग देखते हैं कि उसमें तमाम प्रकार के समाज सुधार हुए। समाज में जैसे राजा राम मोहन राय हो गए, ब्रह्म समाज हो गई, आर्य समाज हो गया, थियोसॉफिकल सोसाइटी समाज हो गया। इसी तरह उसमें अलीगढ़ आंदोलन एक हो गया उत्तर प्रदेश में। अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? कौन थे? अलीगढ़ आंदोलन। ये सब पढ़ते चले जाते हो। उसके सर सैयद अहमद खां का नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खां। ठीक, तो ये सब सुधार होते हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कांग्रेस की स्थापना होती है ना। कांग्रेस की स्थापना से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कौन कौन से अधिवेशन हुए और किन शहरों में हुए। इसमें जैसे जो इम्पॉर्टेंट है वो हमें पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो कांग्रेस अधिवेशन में महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं? जैसे 1888 उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में 1888 में पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उत्तर प्रदेश में पहला अधिवेशन कब हुआ? 1888 में। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो जॉर्ज यूल थे। जॉर्ज यूल वो प्रथम विदेशी या यूरोपियन थे जो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये पूछ सकता है उत्तर प्रदेश में जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए उसमें प्रथम यूरोपीय कौन था जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की? तो कौन थे? जॉर्ज यूल थे। ठीक, फिर अगला 1892 में होता है अधिवेशन। 1892 में इलाहाबाद में ही होता है, जिसको व्योमेश चंद्र बनर्जी करते हैं, उसकी अध्यक्षता। फिर अगला 1899 में लखनऊ में होता है, रमेश चंद्र दत्त करते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है 1905 का बनारस अधिवेशन।
1905 का बनारस अधिवेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता की थी। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। फिर एक और 1916 में एक अधिवेशन होता है जिसे कहते हैं लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब होता है? 1916 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था, इसलिए लखनऊ अधिवेशन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट था 1925 का कानपुर अधिवेशन। 1925 का कानपुर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि इसमें प्रथम महिला अध्यक्ष बनाई गई थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनाई गई थी। किसे बनाया गया था? सरोजिनी नायडू को। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। 1936 में हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, और 1946 में हुआ जेपी कृपलानी के नेतृत्व में। 1946 में जेपी कृपलानी के नेतृत्व में। तो ये हो गए हमारे कांग्रेस के अधिवेशन। ठीक। तो अब हम, टाइम हो गया, तो ये इतिहास के बारे में जैसे हम सीरियल वाइज चलेंगे तो हमारे लिए आसानी रहेगी समझने में ना। बंद करो।